जैसे सबसे पहले हमारा क्षत्रिय होता है, क्षत्रिय, फिर वैश्य, और फिर शूद्र, और फिर ब्राह्मण। राशियां जो है ना इस तरह से अरेंज्ड हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो जो भी जिसकी राशि होगी वही उसका वर्ण हो गया, सिंपल सी बात है, ठीक है ना। तो फिर इनको बताया गया है कि भाई दोनों का अगर ब्राह्मण है तो 0.1 मिल जाएगा, दोनों क्षत्रिय हैं तो पॉइंट मिल जाएगा, दोनों वैश्य हैं तो भी पॉइंट मिल जाएगा, और दोनों शूद्र हैं तो भी ठीक है। अगर जो वर है वो ब्राह्मण है और कन्या जो है वैश्य है तो 0। आप देख रहे हैं, तो इसमें कितनी पॉसिबिलिटी में नंबर मिल रहे हैं हमें, कितनी पॉसिबिलिटी में आना है हमें, टेबल में चेक करें आप, पेज नंबर 17 पे। वर अगर ब्राह्मण है, कन्या अगर क्षत्रिय भी है तो भी नंबर मिल गया। तो वर का ऊपर होना चाहिए ना कन्या से, तो हो जाता है। तो ऊपर वर है ना, देखिए ना, हाँ हाँ, ऊपर वर है ना, सिंपल ही उसी तरह उसी सीक्वेंस में जो है चल रहा है, सिंपल सेल्फ एक्सप्लेनेटरी टेबल है ये। तो इसके हिसाब से 1 नंबर की डेफिनेशन यहाँ पे क्लियर है। फिर डिटेल में अगर आप पढ़ना चाहें, क्योंकि देखिए ऐसे खाली आधा क्लास हम खाली वर्ण पे भी बात कर सकते हैं, बट सी हाथ से कोई नहीं निकालता है, बट आपको तो फिर भी हम लॉजिक सारा बता ही रहे हैं कि कैसे निकल रहा है, और इसका इनेट नेचर क्या आता है अगर आपको आगे पढ़ना है कि इससे गुण क्या आता है, तो गुण कैसे आता है वो इसमें सब दिया हुआ है कि कन्या अगर ब्राह्मण राशि की है तो भाई अति उत्तम है ये, और कन्या क्षत्रिय राशि की है तो अति उत्तम है। कन्या के सारे बारे में बता रखा है, इस तरह से वर के बारे में भी सारा बताया हुआ है की किताब में, क्योंकि दोनों के कॉम्बिनेशन बता रखे हैं कि भाई अगर जो है वर ब्राह्मण हो तो कन्या डिफरेंट डिफरेंट कॉम्बिनेशंस में कैसा कॉम्बिनेशन रहेगा, और वर अगर ऐसा क्षत्रिय हो तो क्या कॉम्बिनेशन रहेंगे, सारा कुछ लिखा हुआ है, इसको आप रीड थ्रू कर सकते हैं, क्योंकि ये एज इट इज का इसका कोई मतलब नहीं बैठता है, बिकॉज वो तो कुंडली के ऊपर से होता है कि व्यक्ति कैसा है। जस्ट टू गो थ्रू इट, आप एक बार इसको हिंदी किताब के हिसाब से आज मैं बताने लग रही हूँ, क्योंकि रणबीर जी को थोड़ा सा था कि इंग्लिश में ही सारा कुछ हो रहा है, तो इस करके हमने वर्ण को, मेरे ख्याल से वर्ण सबको क्लियर है, वर्ण से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं अभी, क्योंकि सेल्फ पूरा ये रणबीर जी आपको क्लियर है ना, आपने किताब खोली है ना, ठीक है। उसके बाद आता है जी वश्य। वश्य का सिंपल है, वश्य में कौन किसको रखेगा, मतलब कौन भारी रहेगा, जनरली होता है ना कि भाई कन्या भारी रहेगी लड़के के ऊपर या वर भारी रहेगा, मतलब दोनों में से किसकी चलेगी ऐसा जानने की इच्छा रहती है कई बार, तो उसमें उसको 2 पॉइंट मिले हैं, तो उसके भी कोई बहुत ज्यादा को ऐसे पॉइंट नहीं है, तो दैट विल डिपेंड अपॉन द टाइप ऑफ राशि। अब आपने ये पहले पढ़ा था कि राशियां कई प्रकार, ये सब हमने जब शुरू में पढ़ा था ना, तो उसकी ये वैल्यू यहाँ पे निकल रही थी, जो राशि चैप्टर हमने पढ़ा था एक डिटेल में लेवल 1 में, तो उसका पॉइंट यही था, उसमें कई तरह की राशियां बताई गई थी, चतुष्पाद 4 पैरों वाली राशियां, द्विपाद मनुष्य राशियां, जलचर 4 8 12 थी ना, जलचर राशियां आपको याद हो अगर तो, जलचर यानी जो पानी तत्व वाली, और इसी तरह से वनचर थी जंगली राशियां, और कीट, तो ये इस तरह से करके राशियों का कैटेगरी बनी हुई थी। आप अपनी उसमें टेबल में देखेंगे ना, मैं फिर से आपको रिवीजन के लिए बता दूं, क्योंकि आज पीपीटी है ही आपके पास, वो आई एम श्योर आपने रीड थ्रू कर ली, तो आई थॉट ऑफ टेकिंग अ बुक टुडे, मैंने सोचा आज किताब से एक बार किताब से भी मिला लेते हैं। देखिए चतुष्पाद राशियां कौन सी है, जिनके 4 पैर है, मेष के 4 पैर होते हैं कि नहीं होते, मेढ़ा होता है ना मेष का सिंबल जो है, ठीक है रणबीर जी, अनीता जी, उन्नी जी, अदिति, तो ठीक है, ये मेष के 4 पैर होते हैं, वो चतुष्पाद राशि है। वृष के भी 4 पैर होते हैं, वृषभ के भी 4 पैर होते हैं। फिर धनु का जो पहला पार्ट होता है, जो धनु के 2 पार्ट है ना, एक तो घोड़ा है पीछे घुड़सवार है, तो जो आगे फर्स्ट हाफ है तो वो तो जो है उसका धनु का जो सेकंड पार्ट है वो चतुष्पाद है, और इसी तरह से मकर का जो पहला पार्ट है, मकर में जो है ना, आपने मकर राशि का सिंबल देखिए एक बार, वो चतुष्पाद है। सिंह भी चतुष्पाद है, सिंह राशि भी तो 4 पैर वाली है, शेर की राशि, लेकिन इसको
अलग ही कैटेगरी में डाला गया क्योंकि ये थोड़े डोमिनेटिंग साइन है, शेर का साइन होने की वजह से राजा का भी इसमें होता है, तो इसको डोमिनेटिंग साइन की वजह से इसको हमने वंचर कैटेगरी में डालते हैं। इसको हम चतुष्पाद है किंतु ये वंचर मतलब वंचर मतलब जंगली राशि में इसको माना गया है। थोड़ा सा ये डोमिनेट करने की कोशिश करती है। सिंह राशि के को एक ही राशि डोमिनेट कर पाती है। सिंह राशि, सिंह लग्न के लोगों को जो दूसरा लग्न या दूसरी राशि डोमिनेट कर पाती है वो एक ही है, बिच्छू। और कोई सिंह को कंट्रोल नहीं कर पाता है, लड़का हो या लड़की हो। तो जनरली ऐसा कहा भी जाता है कि जो सिंह लग्न की कन्याएं हैं, सिंह लग्न है, तो उनको उनके लिए वृश्चिक ठीक है, कॉम्बिनेशन ठीक है दोनों का। और वैसे ये सिर्फ इसके कंट्रोल में है, स्कॉर्पियो के कंट्रोल में। एल्स ये सब पे भारी पड़ते हैं क्योंकि बिच्छू का तो पता नहीं ना कब डस ले, तो सिर्फ ये इसके कंट्रोल में है। और द्विपाद जो मनुष्य राशियां हैं, देखिए वो मिथुन जो है लड़कियां हैं दो, फिर कन्या राशि में भी आपने देखा एक गर्ल है, तुला राशि भी बैलेंस लेकर एक पर्सन या गर्ल लेडी फिगर ही आप कह सकते हैं। धनु का भी जो सेकंड पार्ट है जिसमें वो घुड़सवार है, दैट इज ऑल्सो तो मैम द्विपाद। सेकंड पार्ट और फर्स्ट पार्ट जो है के लिए क्या डिग्रीज को देखेंगे, कैसे मतलब निकालेंगे? हाँ जी, 0 to 15 डिग्री, 15 to 30, 15 to 30 डिग्री। अच्छा, तो उसको उस तरह से कोई भी राशि देखेंगे। 30 डिग्री की होती है ना। हाँ, फर्स्ट पार्ट सेकंड पार्ट बिल्कुल अच्छा ठीक है। वो पता चल जाता है अनिता जी। जैसे क्या कि अब वही बात है कि अगर किसी की मतलब चंद्रमा की डिग्री से ही पता चलेगा ना राशि, तो चंद्रमा जिसकी तरफ है, यस, चंद्रमा की जो डिग्री है वो फर्स्ट 15 डिग्री में है कि सेकंड 15 डिग्री में है राशि की, वो राइट। चंद्र राशि की वो part है। और ये कंफ्यूजन सिर्फ 2 में ही है ना, 9 और इसमें। कई में है शायद, कीटे में भी है शायद। हाँ, तो और कुंभ भी द्विपाद राशि है, उसमें एक लेडी जो है वो बाइपद मटका में लेके भी जा है, रही है। द्विपाद हाँ, में। नहीं कुंभ इसमें द्विपाद में है वही, द्विपद में द्विपाद कुंभ में में है वो भी है। चतुष्पाद। नहीं, वो जो हम चतुष्पाद की बात कर रहे हैं ना, चतुष्पाद तो और भी है, बट जिसके आधे आधे पार्ट चतुष्पाद में आ रहे हैं ऐसी तो 2 ही है, हम्म, बाकी या तो पूरी है या तो नहीं है। हम्म। जलचर की बात करें जो सेजिटेरियस है। जल वाली राशि है, हाँ, हाँ वो तो एक 2 ही है, आधे सेजिटेरियस आधे है, पार्ट, एक्वेरियस है। और एक मकर है। हम्म। और अगर आप जलचर राशियों की बात करें, जो जल में रहने वाली राशियां वो 4, बताइए 4 नंबर की जो राशि है। और वो तो है ही ना केकड़ा। और फिर जो मीन राशि है वो है मछलियां। और मकर का भी जो क्रोकोडाइल वाला पार्ट है ये है उत्तरार्ध, सेकंड पार्ट जो है ये जो है। देखिए ये आपको इतना याद करने की जरूरत नहीं है। नो बडी इंक्लूडिंग मी, एनी बडी, नो बडी, कोई हाथ से नहीं कुंडली बनाता है। आज की डेट में ये गुण मैचिंग करने में ना, मैंने काफी मैचिंग करी है। जब हम स्टडी कर रहे थे तो हमारा काफी डिटेल्ड था सिलेबस है, कई मैचिंग करी है, बट इट टेक्स यू टाइम लगता है पूरा निकालने में। ऐसा कितना भी आप आपको याद रहे तो टाइम लगता है। एक कुंडली मैचिंग में आपने आधा पौना घंटा लगा देना है। तो करते हैं सब सॉफ्टवेयर से ही है, उसमें कोई दुराय नहीं है, लेकिन एटलीस्ट आपको ना पता रहता है, लॉजिक पता रहता है, पॉइंट ये है। तो इसलिए ये याद रखने का ऐसा आपको नहीं है। जंगली राशि तो सिर्फ एक ही है, देखिए सिंह राशि। और कीट राशि वृश्चिक है, कीट मतलब इंसेक्ट। और तो ये जो अभी जो हमने बनाए हैं ना, जो ये वश्य के जो वर्णीकरण हमने किया है, जो उनको कैटेगराइज कराया है, वो 4 कैटेगरी में बांट दिया, वश्य, मित्र, शत्रु या भश्य। मतलब कि आप नॉर्मल हैं या मित्र हैं या शत्रु हैं या वश्य, आपस में उनकी ट्विनिंग कैसी है उसकी एक तालिका दी हुई है पेज नंबर 23 पे। और कल शायद आपके बैच में कोई एक पर्पल बुक की बात कर रहे थे कि पर्पल बुक कौन सी है कौन सी है। ऐसा एक बुक नहीं मिली आपको, ज्योतिष सारणियां करके? आज मैंने निकाल के रखी है किताबें पहले से, वो फिर मैं बाद में, ऐसे नहीं किताब मिली है, फर्स्ट लेवल में मिली थी ये किताब आपको। ज्योतिष सारणियां इस किताब का नाम है। लग्न एवं ज्योतिष सारणियां, असेंडेंट एवं एस्ट्रोलॉजिकल टेबल्स। असेंडेंट एंड एस्ट्रोलॉजिकल टेबल्स इंग्लिश में है, और लगन एवं ज्योतिष सारणियां इसमें है हिंदी में। इस बुक में सबकी टेबल दे रखी है, सभी चीजों की टेबल है इसमें। तो टेबल के लिए अलग से आपको बुक में से पेज ढूंढने की जरूरत नहीं है, इसलिए एस्ट्रोलॉजिकल सारी टेबल्स यहाँ से हैं। जब आप कैलकुलेशन, हाँ हाँ जी बिल्कुल रणबीर जी, इसमें देखिए, इसमें ये वाली टेबल भी मिल जाएगी इंडेक्स में, आप देखेंगे ना जिसका वो होता है विषय, उसमें है ये।
अब ऐसे किताब में तो दी हुई है, तो इसमें दिया हुआ है कॉम्बिनेशन कि मेष चतुष्पाद है, तो इसका वश्य क्या है, कीट है। ऐसे करके पूरा पूरा का पूरा टेबल बना हुआ है, और इसके नंबर कितने होते हैं, इसको मैक्सिमम 2 ही नंबर मिल सकते हैं। तो अगर दोनों चतुष्पाद राशियां हैं, भाई अगर कन्या के वश्य और वर के वश्य गुण मैच करें, दोनों अगर चतुष्पाद है, दोनों 2-2 पैर वाले हैं, ठीक है, अच्छी बात है, 2 नंबर मिल जाएंगे दोनों को। एक की मानव है, एक की चतुष्पाद है तो 1 नंबर, एक की जलचर है और एक ही चतुष्पाद है तो भी 1 नंबर। तो ऐसे करके ये एक टेबल है जिसमें से हम ना इनको पॉइंट्स देते हैं। आप देख रहे हैं आज तो रणबीर जी के हिसाब से पेज नंबर 23 पे ये टेबल दी हुई है, दोनों कीट है तो 2 नंबर, दोनों सेम है तो अच्छी बात है। और बता भी रखा है कि कौन सी कीट है, कौन सी द्विपाद है, चतुष्पाद है, वो सारा लिखा हुआ है, देखिए टेबल में वश्य बुधक तालिका सारा इसमें दिया है। और उसके बाद नीचे भी दिया है कि कॉम्बिनेशन चतुष्पाद से चतुष्पाद क्या है, मानव और चतुष्पाद में कितने नंबर, जलचर और चतुष्पाद की कॉम्बिनेशन से कितने नंबर, वंचर चतुष्पाद की कॉम्बिनेशन से 0 नंबर। क्योंकि ये चीजें याद नहीं की जा सकती, प्रैक्टिस के बिना ये याद नहीं की जा सकती। तालिका में से देखकर ही आप इसको जो है देखकर ही आप नंबर दे सकते हैं। तो ये किस चीज के ऊपर है, वश्य मतलब कि देखिए भारी जानवर जो है हल्के जानवर के ऊपर काबू पा सकता है, मतलब इसका ये है इस वाले। तो ये डोमिनेंस को बताता है कि डोमिनेट कौन करेगा रिलेशनशिप में, पहले वाला जैसे आपके। और फिर डिटेल में पेज नंबर 24-25 पे आप देखेंगे डिटेल में पूरा दिया हुआ है, डिटेल में पूरा। देखिए आप डिटेल में पूरा दिया हुआ है कि कन्या अगर जलचर है तो कैसा मिलान है, सारा पूरा मिलान के बारे में पूरा। और यही जब आप सॉफ्टवेयर में से निकालते हैं ना, कहीं सॉफ्टवेयर में तो लिखा हुआ रहता है ये। देखिए दोनों सेम टाइप के होंगे एनिमल्स तो बेटर है, दोनों मनुष्य हो, दोनों चतुष्पाद हो, तो वो कॉम्बिनेशन बेटर है। तो ये है इस गुण का जो है, इसको आपको रीड थ्रू एक बार करना पड़ेगा। भी मिलान एवरेज मिलान है तो ये पूरा नंबर मिलेंगे तो बेस्ट है। तो पूरे नंबर तो हमेशा तभी मिल रहे हैं जब आप देखें जब दोनों सेम सेम है, और कोई इसमें ऐसी कैटेगरी नहीं है जब तक दोनों सेम ना हो जाए, या तो दोनों जलचर हो, दोनों वनचर हो, दोनों कीट हो, दोनों मानव हो, दोनों चतुष्पाद हो, तो वही उत्तम मिलान है। ठीक है जी। उसके अलावा आधा 1 नंबर कॉम्बिनेशन के हिसाब से इनको मिल जाता है। उसके बाद है जी ताराकूट। ताराकूट वही है कि बॉय की जन्म नक्षत्र से। तो एक चीज जो हमने कल लास्ट में एक बार देखी थी ना, कि तो मोटी बात जो नोट करने वाली है कि सारा का सारा कूट मिलान या तो जन्म राशि के ऊपर है, जन्म नक्षत्र के ऊपर है, राशि की शेप के ऊपर है, और राशि के वर्ण के ऊपर है। सब कुछ तो राशि, चंद्र लॉर्ड, चंद्र राशि लॉर्ड, चंद्रेश और नक्षत्र, सारा कुछ चंद्रमा के इर्द गिर्द ही मैचिंग होती है। और ये भी मैं आपको बता दूं, अगर लड़का लड़की की राशि सेम है ना तो बाय डिफॉल्ट कुंडली मिली जाती है, क्योंकि कहीं ना कहीं राशि लॉर्ड सेम होने से 5 नंबर मिल जाते हैं। तो जो राशि को जो इतनी इंपॉर्टेंस दी गई थी ना, फर्स्ट लेवल में भी आप लोग पूछते थे, तो वो ये कॉन्सेप्ट नहीं बता सकते थे उस टाइम। राशि सेम होने से अब नुकसान भी है दूसरे टाइप के, अगर राशि सेम होगी तो दोनों की 7.5 इकट्ठे आएगी तो बड़ा बैड टाइम साथ में होगा। हस्बैंड वाइफ का बैड टाइम इकट्ठा नहीं आना चाहिए ना, तो नुकसान भी है। और गुण जो है बहुत बढ़िया मिलते हैं अगर राशि सेम हो तो, क्योंकि आप देखो ना राशि सेम होगी तो इसमें तो 2 नंबर मिल ही जाएंगे, पहले वाली में भी 1 नंबर मिल जाएगा, 3 नंबर तो पक्के हो ही गए। ग्रह मैत्री में भी 5 मिल जाएंगे उन्हें, और उन्हें उसमें भी 5 मिल जाएंगे, वो उसमें भी मिल जाएंगे ना, भकूट में भी मिल जाएंगे, बस पूरे हो जाएगा फिर तो चंद्र राशि सेम होने से लगभग गुण मिलान जो है हो जाता है बढ़िया। और इसी तरह से तारा को आप काउंट करते हैं तो उन्होंने वही बताया कि 3 ताराएं अच्छी नहीं है, स्पेशली विपत तारा, प्रत्यरी जो एनिमिटी वाली है, और वध, ये तीनों ताराएं अच्छी नहीं है। तो पीपीटी मैंने इसलिए लगाई, कल एक बार हमने उससे कर ही लिया है। 3 त्रयों में विभाजित किया गया है कि
3 अच्छी नहीं है, 3 नॉर्मल है, तो उसके कैटेगरी के हिसाब से इन्होंने इसको लिया हुआ है। ताराओं का भी पूरा एक टेबल बना हुआ है आपकी किताब में, उसके हिसाब से इनको ना तारा के, ये देखिए पेज नंबर 33 पे देखिए रणबीर जी, पेज नंबर 33 पे, क्योंकि इंग्लिश के हिसाब से कल मैंने एक बार बताया था तो आज हिंदी में भी जरूरी था। तो ये देखिए दोनों की अगर तारा जन्म जन्म तारा है, वर की तारा जन्म है, और इसमें बताया हुआ है प्रथम 3 कैटेगरी है। देखिए पहले, सबसे पहले पेज नंबर 32 पे देखें तो इन्होंने तो सिंपल इसको ऐसे लगा लिया लाइन से, प्रथम तारा में इसको देखिए पूरा ऐसे लगाना स्टार्ट किया, अश्विनी, भरणी, कृतिका, रोहिणी, मृगशिरा, आद्रा, पुनर्वसु, पुष्य, आश्लेषा। फिर द्वितीया में आगे से फॉलो करना स्टार्ट कर दिया। द्वितीया में मूल, तीनों जो 3 नहीं थे, 3 सेक्शंस थे हमने देखा था, ये वैसे लंबाई की जगह से हॉरिजॉन्टली लिखे हुए हैं। और फिर इन्होंने कहा अगर दोनों की जन्म तारा है तो 3 नंबर मिलेंगे, ये 3 नंबर की कैटेगरी है। और अगर दोनों की, एक की जन्म है एक की संपत है तो भी 3 नंबर मिलेंगे, एक की जन्म है एक की विपत है तो आधे नंबर काट लिए इन्होंने, ये है। तो इसमें जीरो कहाँ है मेन, देखिए जीरो वहां है जब दोनों की ताराएं खराब है, अगर विपत और वध का कॉम्बिनेशन हो जाए, अगर विपत और विपत का कॉम्बिनेशन हो जाए, दोनों की ताराएं खराब हो बाय द वे, और या फिर प्रत्यरी प्रत्यरी, मतलब जो नेगेटिव वाली थी ना तीनों, वो अगर दोनों की एक एक हो जा रही तभी जीरो है, नहीं तो 1.5 नंबर तो इसमें मिल ही जाता है। ये देख रहे हैं आप, सारे जीरोस मैंने मार्क कर दिए यहाँ पे। तो जीरो तभी मिलता है जब कन्या की तारा भी खराब हो और जो है वर की तारा भी खराब, तो 0 नंबर। इट्स सेल्फ एक्सप्लेनेटरी टेबल वैसे तो, फिर भी पेज नंबर 33 पे रणबीर जी देख रहे हैं ना आप, आज आप ही के हिसाब से सारा चल रहा है। तो 33 नंबर पेज में तो इससे तारा में नंबर मिल जाते हैं। तो अभी तक हमने 1 2 3, तो मतलब 6 अंकों की 6 पॉइंट्स की हमने यहाँ पे चर्चा जो है करी। और फिर डिटेल में भी दिया हुआ है, वर का साधक हो, कन्या का प्रत्यरी हो। इसमें क्या होगा, देखिए वर की अच्छी है ना तो वर ट्राई करेगा, अगर जिसकी अच्छी होती है तो वो ट्राई करेगा। जैसे एक एग्जाम्पल के लिए पढ़ लेते हैं, अगर वर की साधक है और कन्या की प्रत्यरी है, साधक तो मतलब साधने वाला अच्छी है, और कन्या की है प्रत्यरी शत्रुता वाली, तो क्या है औसत एवरेज मिलान है, 1.5 गुण मिलेगा इन्हें 3 में से। यह विवाह वर एवं उसके परिवार के लिए हानिकारक साबित होगा। वर के लिए क्यों हानिकारक साबित होगा, क्योंकि कन्या तो शत्रुता रख रही है ना, और कन्या के लिए बढ़िया है। अगर कन्या हमारी है तो हम तो चाहेंगे कि भाई चलो ठीक है, कम से कम इसकी खराब है तो सामने वाले की तो ठीक हो। कन्या बिल्कुल लापरवाह, स्वार्थी एवं सहयोग नहीं करने वाली होगी, तथा सदैव अपने स्वार्थ की पूर्ति करने के में लगी रहेगी। उसके अवैध संबंध हो सकते हैं जिसके फलस्वरूप पति, बच्चे एवं संपूर्ण परिवार को काफी कष्ट एवं पीड़ा होगी। इसको लिटरली ना भी लें, कहने का मतलब गर्ल इज नॉट ऑस्पिशियस फॉर बॉय, वेयर एज बॉय इज ऑस्पिशियस फॉर गर्ल। यानी कि कन्या वर के लिए अच्छी नहीं है जबकि वर कन्या के लिए ठीक है। ठीक है जी, अब हम चौथे कूट पे आते हैं जो कि है योनि कूट। अब योनि कूट मैंने आपको बताया था कि इसका जो अर्थ है वो सेक्सुअल कंपैटिबिलिटी से इसका मतलब होता है। तो दोनों में आपसी प्रेम संबंधों के बारे में है इसमें कि भाई दोनों की सामंजस्यता अच्छी रहे। इसकी भी देखिए एक टेबल है, पेज नंबर 38 पे है हिंदी की बुक में, 38 पेज नंबर में है। कल मैंने आपको इंग्लिश की पीपीटी से बता ही दिया था कि सारों को एनिमल्स माना गया है, और वो हिंदी में लिखे हुए थे यहाँ पे सब एनिमल्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 प्रकार के एनिमल्स। मैडम कौन सी बुक देखनी है, सॉरी मैं अभी एडवांस। हाँ कुलविंदर जी, हम अक्षकूट मिलान कर रहे हैं आज, वो कुंडली मिलान वाली जो बुक है ना, हाँ जी हाँ जी, अगर बुक है तो 38 नंबर का पेज खोल लें, चौथे नंबर पे पहुंचे अभी हम। 38 नंबर पेज, 38 नंबर पेज हिंदी में देखिए ना। हाँ 38। तो इसको इतना डिटेल में मैं हाथ से इसलिए निकलवा रही हूँ, इट विल टेक होल ऑफ आवर क्लास। कोई बेनिफिट नहीं है निकालने का, साथ कोई नहीं निकालता अभी हाथ से, लेकिन आपको कॉन्सेप्ट तो पता ही है, आप निकाल के देखना चाहते हैं आप निकाल के देखिए, क्योंकि टेबल से सारा होना है। जैसे होता है ना लॉग टेबल देख के ही आंसर आना है, तो वो इसमें कुछ ये आप मैं कहूँ कि नहीं, मैं मुझे भी नहीं याद है, मैं आपको फ्रैंकली बताऊं। No, we don't need to do calculation in this. We don't जरूरत नहीं है अनीता जी, लेकिन कॉन्सेप्ट जरूरत ही नहीं है। होता है
36 ये में तो से पता होना चाहिए, बस ये पता होना चाहिए कि भाई ये कूट से क्या होता है, कूट इस से कूट से देखते क्या क्या है? असर आएगा। भाई हमें नंबर बिल्कुल मिल गए, लेकिन हमें ये पता होना चाहिए कि भाई पता क्या, ही नहीं कि किस किस चीज लिए के मिले नंबर हैं, मिले हैं। भाई किस लिए योनी मिले है हैं। तो ये सेक्सुअल कंपैटिबिलिटी को बता रहा है, व्हिच इज इंपॉर्टेंट। योनी में 0 होना हाँ, अच्छी ये बात हमें नहीं है। पता होना चाहिए कि भाई किस चीज के लिए मिले किस चीज नंबर। के लिए है, किस चीज के नंबर है, कटे हैं या मिले हैं, तो वो इंपॉर्टेंट है। जैसे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है लाइफस्टाइल, मैत्री, योनि, नाड़ी भी इंपॉर्टेंट है बच्चा होने के लिए। और जो शुरू वाले ना, वो उनको कम नंबर इसीलिए मिले हैं। उनका इट्स ओके, एडजस्टमेंट तो हो ही जाता है। अगर लड़के का परिवार कम भी अच्छा हो, लड़की का अच्छा हो, तो क्या फर्क पड़ता है, इवेंचुअली एडजस्ट हो जाते हैं। वो शुरू वाले 1 2 3 इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, उनमें नंबर भी उतने ही कम है उनके। तो वो उसका अर्थ बताना ज्यादा मेरे लिए, मैंने आपको कहा ही था कि हम निकालने से ज्यादा क्यों ये करते हैं, इस पे हमारा फोकस रहेगा। तो इसमें देखिए सबकी योनियां बताई हुई हैं। अश्व का मतलब होता है घोड़ा, मतलब हॉर्स, वो इंग्लिश में हमारी पीपीटी में है। हिंदी में इस किताब में गज का मतलब हाथी, फिर मेष, सर्प, श्वान, गाजर, बिडाल, ये सब ये देखिए दे रखे हैं किस नक्षत्र के लोग कौन सी योनि में आए। और ये योनि हमारी लिखी भी रहती है, जो हमारा 1 पेज की कुंडली जो बनती है ना। तो फिर उनकी शत्रु योनियां कौन सी हैं, उनको किससे शादी नहीं करनी चाहिए, वो भी दे रखा है। तो ऑब्वियस सी बात है, घोड़े के घोड़े से सबसे ज्यादा अच्छा मिलान होएगा, अश्व का अश्व से सबसे ज्यादा अच्छा मिलान होगा, गज का गज से सबसे अच्छा मिलान होगा। तो 4 नंबर तो लगभग पूरे तभी मिले हुए हैं। आप देखिए जैसे डायगोनल में टेबल चल रहा है 4 का, 19 जी आपको दिख रहा होगा ना, डायगोनल में एकदम 4 का एक पूरी बेल्ट बन रही है। वो इसीलिए बन रही है, बेस्ट कॉम्बिनेशन तो वही है कि दोनों सेम एनिमल हो, योनि जो है। फिर उसके हिसाब से बता रखा है कि अगर उसका जो भी है। और इसमें नॉर्मल में लगा रखे हैं नक्षत्र, कोई इतना अश्विनी, भरणी, कृतिका, रोहिणी, आद्रा, पुनर्वसु, वो सब आपको देखिए याद तो करना पॉसिबल नहीं है। तो अभी देखिए इसमें टेबल दे रखी है पेज नंबर 39 पे कि योनि अनुकूलता सारणी, दोनों आपस में कैसी कंपैटिबिलिटी रहेगी। तो वर अगर अश्व है तो सबसे अच्छी मैचिंग किससे रहेगी, उसकी अश्व से ही रहेगी। मैम यहाँ पे फिर यही बोल रहे हैं ना, योनि टेल्स अबाउट मेंटल डिस्पोजिशन, टेस्ट और लाइकिंग एंड नेचर ऑफ प्रोस्पेक्टिव गर्ल एंड बॉय। तो इसलिए मतलब योनि का भी होता है ना, हाँ मतलब जी, सेक्सुअल कंपैटिबिलिटी तो है ही है, तो हाँ मेंटल डिस्पोजिशन, टेस्ट और लाइकिंग एंड नेचर ऑफ द हाँ, पर्सपेक्टिव। मतलब तो वही है मतलब कि हम भी ये आपस देखना में चाह क्या रहे हैं ना है, कि किस लिए करते हैं। किस लिए वो देखते हैं, किस, देखिए हम्म नेचर में वैसे गन से होती है, हम्म। नेचर को नहीं होता है वो, ठीक है। तो पर इसमें लिखा नेचर का हुआ ना है, गण, बुक ही में लिखा हुआ है, ठीक है, इट हाँ बुक ही डिनोट्स में लिखा देयर हुआ है, लेकिन बिहेवियर्स मैं एंड आपको कंडक्ट्स प्रैक्टिकली भी इन बता रही हूँ थिंकिंग। ना। इसको जो देखते हैं एस्ट्रोलॉजर्स, वो मेनली इसी पर्पस के लिए देखा जाता है। सब कुछ डिटेल में ऐसे आपको रट सकते नहीं है ना इसको। इसको बताने का भी पर्पस इसलिए इतना नहीं है क्योंकि आप इसको रट ही नहीं सकते हैं। मुझसे भी आप डायरेक्टली अभी पूछ लें, सवाल खड़े कर लें, मैं तो 2 4 ही बता, वो देख के ही पता चलेगा। चार्ट में से ही देखेंगे ना, तो नहीं, वो उसका पॉइंट नहीं है ना करने का। लेकिन हाँ, कर क्यों है वो मैंने आपसे कहा था कि उसके ऊपर बिल्कुल चर्चा करनी है, उसको पूरा अच्छी तरह कर। हाय रणबीर जी, आप खुश हैं, आप पूरा हिंदी में ठीक से समझ में आ रहा है आपको, है ना। तो ग्रह मैत्री देखें आप, ग्रह मैत्री ये बड़ा जरूरी है। दोनों के जो चंद्र राशि के स्वामी हैं, 5वां जो कूट है जिसमें 5 नंबर मिलते हैं, कई कई ज्योतिषियों का, अच्छे बड़े बड़े ज्योतिषियों का ऐसा मानना है कि अगर और चीजें नहीं भी मिले और ग्रह मैत्री में से 5 में 5 मिले तो बहुत अच्छा मिला। क्योंकि दोनों चंद्र राशि के स्वामियों में अगर मैत्रता है तो चंद्र किसको बताता है, मेंटल, आपके मन को, मानसिक स्थिति को। दोनों के जब लॉर्ड्स की आपस में दोस्ती रहेगी, तो अगर देखिए आदमी मानसिक रूप से कनेक्ट कर पाता है अपने पार्टनर के साथ, सामंजस्यता, मानसिक सामंजस्यता बन जाती है, तो बाकी चीजें थोड़े टाइम के लिए होती है। सेक्सुअल कंपैटिबिलिटी शुरू की लाइफ के लिए होती है, और पैसा वगैरह शुरू के लिए होता है। बाद में तो देन यू हैव योर ओन चिल्ड्रन, सब कुछ सेटल हो जाता है। तो मेंटल कंपैटिबिलिटी लॉन्ग रन में सबसे ज्यादा क्या जरूरत होती है कि हमारी मानसिक सामंजस्यता स्ट्रांग रहे, हमारा आपस में जो मतभेद ना हो छोटी बातों पे, वो ज्यादा प्रॉब्लम आती है, बाकी चीजों को लेकर नहीं आते हैं ना लोग। तो ग्रह मैत्री इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो जने, ये आपने देखिए मैं पढ़ ही रही हूँ उसको, जन्म के समय चंद्रमा जहां स्थित है वह हमारी राशि है, तथा उसका स्वामी व्यक्ति के स्वभाव को दर्शाता है, जो हमारी राशि होती है। तो चंद्रमा मन का कारक है, अतः व्यक्ति का मानसिक स्तर एवं उसका स्वभाव मुख्य रूप से जन्म राशि पर निर्भर करता है।
इसीलिए इसकी मैचिंग होना जरूरी है। तो ये किसको बता रहा है? हमारे टेम्परामेंट को बता रहा है, हमारी मेंटल कंपैटिबिलिटी आपस में कैसी रहेगी। इसमें 5 नंबर मिलते हैं इस वाले उसमें। और इसको ये नैसर्गिक मैत्री तालिका से इसको हम करते हैं। इसमें 5 फोल्ड फ्रेंडशिप, अनिता जी उस दिन बात हो रही थी ना कि कहीं आपने पढ़ा है कि 5 फोल्ड की ज्यादा इंपॉर्टेंस है। ये देखिए गुण मिलान तक में 5 फोल्ड को इग्नोर किया गया है और नैसर्गिक पे ही पूरा आधारित है। देख रहे हैं आप? अच्छा, कहाँ गुण पे लिखा? मिलान, ये पेज नंबर 48 हिंदी बुक में है, आपकी इंग्लिश बुक में भी किसी पेज पे होगा। मेरा कहने का मतलब है कि पंचधा मैत्री की भी इंपॉर्टेंस है, कॉन्सेप्ट है, लेकिन पुराने ज्योतिषियों ने जो ये गुण मतलब कुंडली मिलान तो कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें जो दोनों लॉर्ड्स की जो फ्रेंडशिप को डिस्कस किया गया है ना, वो सिर्फ परमानेंट फ्रेंडशिप के आधार पर ही डिस्कस किया गया है। नैसर्गिक मित्रता के आधार पे ही पॉइंट्स मिलते हैं, 5 फोल्ड से कोई ना ठीक है, ओके। ठीक है ना। तो इसका मतलब तो ये बात जस्टिफाई करती है ना कि ज्यादा इंपॉर्टेंस ओवरऑल ज्योतिषियों ने परमानेंट फ्रेंडशिप को ही दी है। नहीं तो यहाँ पे 5 फोल्ड लेना चाहिए था वैसे तो। ठीक है जी, तो ये यहाँ पे इसकी तालिका बनी हुई है, टेबल बनी हुई है 48 पेज नंबर पर हिंदी की किताब में कि सूर्य के मित्र कौन होते हैं? चंद्र, मंगल और बृहस्पति। उसके समग्रह कौन से हैं जिनके साथ उसका सम रिश्ता है, न्यूट्रल रिलेशनशिप है, वो बुध है। और शत्रु ग्रह कौन है उनके? शुक्र, शनि, राहु, केतु। ये पूरी टेबल है। तो अब जिसकी जो राशि है तो उसके दोनों के आपको लॉर्ड्स को जो है देखना मैडम है ये कि कौन सी बुक में अभी आपने बोला? ये सारा कुंडली मिलान में ही चल रहा है ना ओके ओके, ठीक कुलविंदर है जी। ठीक 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 है। कोई और बुक थोड़ी ना आएगी, अभी तो कुंडली मिलान चल ही रहा है ना। तो ये पेज नंबर 48 है, कुंडली मिलान। ओके। तो ये देखिए भाई, परस्पर अगर दोनों मित्र हैं तो फिर 5 नंबर मिलेंगे। एक तरफ से भी होते हैं ना कोई कोई कि भाई एक तरफ से एक तो दूसरे को सब मानता है, जैसे बुध और चंद्रमा का रिलेशनशिप है और दूसरे नॉर्मल मानता है, तो उसमें 4 नंबर मिल जाएंगे। एक मित्र है और दूसरा उसको शत्रु मानता है, जैसे देखिए ना, बुध चंद्रमा को अपना शत्रु मानता है जबकि चंद्रमा बुध को अपना मित्र मानता है। तो ये वाला कौन से में आएगा? एक मित्र एक शत्रु, इसमें 1 नंबर मिलेगा। परस्पर दोनों न्यूट्रल है, दोनों का कोई लड़ाई झगड़ा नहीं, चलो न्यूट्रल, 3 नंबर मिल जाएंगे। एक दूसरे के शत्रु हैं तो हम जल्दी से नहीं कहते हैं कि भाई ये रिकमेंडेड मैच नहीं है, 0.5 नंबर मिलेंगे। तो इसमें आप ठीक है ना, इसमें ये इस तरह से पॉइंट्स मिलते हैं। तो ये बेस्ड ऑन क्या है? मेंटल कंपैटिबिलिटी और जो दोनों के जो राशि स्वामी है उनकी मित्रता के ऊपर आधारित है। तो जहाँ पे दोनों का मून प्लेस्ड है जिस हाउस में, बिल्कुल, वहाँ का राशि लो, राइट, दैट्स व्हाट वी यूज। राशि तो वही होती है ना जो चंद्र राशि का। चंद्र राशि क्या होती है? जहाँ दोनों का चंद्रमा है, दोनों का चंद्रमा लड़की की ठीक चंद्रमा, है। चंद्र राशि में तो है, लड़के की संग है बाय द वे। तो एक का लॉर्ड हो गया मरकरी, एक का लॉर्ड हो गया सन। तो उन दोनों का आपस में रिलेशनशिप चेक कर लीजिए। अगर वो दोनों जैसे बाय द वे सन बुध मरकरी को जो है ना अपना, मरकरी यानी कि बुध को अपने लिए न्यूट्रल मानता है और बुध उसको दोस्त मानता है। तो एक तरफ से दोस्ती है और एक तरफ से न्यूट्रल है, एक तरफ से सम है, दूसरी तरफ से मित्र है। तो चलो 4 नंबर मिल गए इनको, ऐसे है। और ये पूरी टेबल बनी हुई है पेज नंबर 49 पे हिंदी बुक में, और वो बनी हुई है नैसर्गिक ग्रह मैत्री गुण मिलान। बस टेबल देखनी है, सीधा नंबर देना है, इसे रटा नहीं जा सकता। प्रैक्टिस से रट जाए अलग बात, जो वित्तीय आप कुंडली मिलान हाथ से करोगे और जो कि पॉसिबल नहीं होता है, इसलिए आज की ज्योतिषियों को ये रटा नहीं होता। ठीक है जी, उसके बाद ग्रह मैत्री के बारे में भी ऐसा ही कहा है, 5 में से 5 है तो जी बहुत बढ़िया, अति उत्तम। फिर बुरा मिलान है कि दोनों आपस में शत्रु हो, तो क्या होगा? सब कुछ होते हुए भी मेंटली आपस में नहीं बन पाए। ठीक है जी। फिर गण है नेक्स्ट जो है, इनको 6 नंबर दिए गए हैं, 6 नंबर का है ये। और गण कूट भी कूट मिलान का एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। और इसमें जो है मेनली क्या है कि भाई इनके सामंजस्यता क्या आकलन पर, मतलब बेसिकली तो बेसिक नेचर ही मैंने तो गण के लिए पढ़ा है कि देखिए गण जो होते हैं ना, वो नेचर को बताते हैं, भकूट लाइफस्टाइल को बताता है, और नाड़ी आगे आने वाली पीढ़ी को तो बताता है कि भैया आ पाएगी ठीक से, सब कुछ ठीक है।
ठीक है जी, तो गण पे आते हैं हम। 3 भिन्न गण 3 अलग अलग मानवोचित गुणों का को बताते हैं। मैम ये पॉइंट अच्छा है, इसमें लिखा हुआ है कि जो गण जो है बॉय का गण सुपीरियर होना चाहिए बॉय को हमेशा गर्ल के सुपेरियरिटी गण बोलनी से। चाहिए, वो उसको कंट्रोल कर लेगा। देवगण, मनुष्यगण और राक्षसगण, इसमें याद करने की आप बात नहीं है, सिंपल टेबल देखिए आप, अश्विनी, भरणी, कृतिका, मिश्रा, अश्विनी, भरणी, कृतिका, फिर उसके बाद में रोहिणी, आद्रा, पुनर्वसु, पुष्य, ये सबका दिया हुआ है, ये किसका गण क्या होता है। तो आपको क्या करना है, तो दोनों का देखना है। ये टेबल फिर से दी हुई है पेज नंबर 54 पे। अब दोनों अगर देव देव गण है जी, बहुत उत्तम। और जो लड़का देव है, मतलब कि वर का गण अगर मनुष्य है और कन्या का भी मनुष्य है, दोनों के जब सेम सेम है तो बहुत अच्छा। अगर कन्या मनुष्य है और वर देव है तो भी 6 नंबर है, देख रहे हैं आप, तो भी कोई बात नहीं, बढ़िया है। और यही अगर कन्या देव हो और वर मनुष्य हो तो फिर 1 नंबर काट लिया इन्होंने, 5 नंबर दे। और एक देव हो, कन्या देव हो और वर राक्षस हो तो 1 नंबर। ठीक है, तो इसके आधार पे इनको नंबर मिलते हैं। तो ऑब्वियसली गण तो मैच हो जाए तो उसका नंबर भी ज्यादा है ना फिर, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से है। भगूट नेक्स्ट है, उसमें मैंने आपको बताया ही था कि 7 अंक है, इंपॉर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि ये मेनली उनके वैवाहिक जीवन में ना वो कैसा अपनी जिंदगी चाहते हैं उसके ऊपर है। एक बार इसको यहाँ से रीड थ्रू कर लीजिए। भगूट मिलान को राशिकूट भी कहा जाता है। इस मिलान में 7 अंक मिलते हैं। भगूट मिलान बहुत ही महत्वपूर्ण है। और फिर ये वही है कि दोनों में है ना, चंद्र राशियों में सिंपल ही मैंने आपसे कहा था, द्विद्वादश नहीं होनी चाहिए, 1-5 नहीं होनी चाहिए, षडाष्टक नहीं होनी चाहिए, ये कल किया था हमने और उसका बताया हुआ भी है कि किस में, इंग्लिश वाली पीपीटी में तो कल हमने कर ही लिया था। भगूट मिलान में वर एवं कन्या की राशियां तुलनात्मक अध्ययन करके ये पता किया जाता है कि दोनों एक दूसरे से स्थानीय स्थिति कैसी है। भाई वो 2 बार है क्या, द्विद्वादश ना हो, षडाष्टक ना हो, पंचम नवम ना हो। पंचम नवम में तो वो होता है फिर वैधव्य की प्रॉब्लम होती है। षडाष्टक में क्या होता है, 6-8 का योग बनने से लड़ाई झगड़े बीमारी। 7 गुण मिलते हैं इनको और इसमें सब दिया हुआ है। आगे आपका टेबल भी पूरा बना हुआ है पेज नंबर 58 पे, हिंदी की किताब में पेज नंबर 58 पे पूरा बना। दोनों की राशि अगर मेष है देखिए तो 7-7 मिल गए, मेष और वृष है तो नहीं मिलता, 0। वो काउंटिंग से आया है ये, कल हम कर रहे थे ना काउंट कैसे करते हैं। सभी को क्लियर है ना ये चीज, द्विद्वादश कैसे होती है राशियां। जैसे वृषभ और मेष और वृषभ है ना, तो वो द्विद्वादश हो जाएंगी एक दूसरे से, तो इसलिए 0 नंबर मिल गए इनको। हम चंद्र राशि देखेंगे ना ये तो। हाँ हाँ, चंद्र राशि पूजा जी, बिल्कुल कल हमने करा ही था, भकूट तो कल डिटेल में यस मैम, बस मैम जस्ट इसका यूज बता, इसका यूज पे भी डिस्कस यूज कर तो लें कि बताया जैसे मैंने, इफ देयर विल बी, ये तो डिस्कस किया था पूजा जी के, और उसको उन्होंने खुद ही बताया था कि उनके हस्बैंड की और उनकी नहीं, लेकिन मैंने ना गलत करा था। मेरी चंद्र राशि, मैंने अपना लगन देख लिया था कन्या, मेरी चंद्र राशि तो मेरी तुला है, तो इट्स लाइक 7-7 आई गेस। 7-7 कैसे हो सकता है, 7-7 तो कुछ होता ही नहीं। So if there will be smooth relationship or frequent fights, tensions, differences in opinion. This is देखिए ऐसे तो हस्बैंड वाइफ ना हमेशा शत्रु राशि होते हैं ना, क्योंकि एक पहला घर और 7वां घर बैठते हैं ना, तो उस क्लैश को हम क्लैश नहीं मानते हैं। 1-2 केसेस को छोड़ के हमेशा या तो न्यूट्रल आते हैं या शत्रु आते हैं, दोस्ती तो कहीं है ही नहीं। 1 और 7 का कॉम्बिनेशन पड़ता है तो वो उसको छोड़ दे। बाकी जो 3-4 कॉम्बिनेशन कल बताए थे उनमें 0 अंक है। 3 ही है। बुरा अशुभ कब कहा गया है,
यदि वर एवं कन्या की राशि एक दूसरे से द्विद्वादश हो, 2-12 हो या 12-2 हो, एक की दूसरी पड़ेगी तो दूसरे की 12वीं पड़ेगी, नवम पंचम हो और या फिर षडाष्टक। ये 3 जो है खराब बताए गए। और ये देखिए क्यों है ये, अगर द्विद्वादश होता है, अब इसमें एक आध न्यूट्रलाइज भी, इसका एक आध ना परिहार जिसको एक्सेप्शन कहते हैं वो भी दिया हुआ है, कि नियम एक है इसमें दे दिए हुए हैं कि बकूब दोष, यदि वर की राशि कन्या की राशि से द्वितीय हो या द्विद्वादश हो तो ये अशुभ है, गरीबी और ना अभाव, क्योंकि आप देखिए ना धन और 12 का कॉम्बिनेशन हो गया है, वेल्थ का और व्यय का कॉम्बिनेशन हो जाता है ना 2-12, तो वो इसलिए गरीबी और वो सब चीजों को बताता है, तो इसीलिए वो खराब माना गया है। और पंचम नवम में वैधव्य, मैंने आपको बताया था विडो वाली प्रॉब्लम है। और षडाष्टक में प्रॉब्लम है कि मृत्यु तुल्य कष्ट मिलता है, षडाष्टक है 6-8 कॉम्बिनेशन, 6 और 8 दोनों हाउसेस, दोनों काउंटिंग आपस में खराब है, तो मृत्यु तुल्य कष्ट किसी एक पार्टनर को मिलेगा तो फिर परेशानी तो पूरे रिलेशनशिप में ही होगी ना। ये 3 कॉम्बिनेशंस खराब है। इसमें फिर भी एक एक्सेप्शन ये है 2-12 वाले में कि अगर वर की राशि सम हो, सम राशियां कौन सी होती है, इवन नंबर वाली, और कन्या की राशि विषम, तो फिर भी चलो ठीक है, वो पॉइंट दे देते हैं फिर। ठीक है जी। यदि वर की राशि एग्जाम्पल वृष है यानी 2 नंबर की है और कन्या की मिथुन है 3 नंबर की, तो द्विद्वादश हो गए ना, लेकिन यहाँ पे दोष नहीं लगता है क्योंकि वर की इसका मतलब सम राशि होनी चाहिए और कन्या की विषम राशि हो, तो फिर ये दोष नहीं लगता है। ऐसे कुछ अपवाद यहाँ पे दिए हुए हैं, आप एक बार रीड थ्रू कर लें, क्योंकि कॉन्सेप्ट क्या है वो आपको ज्यादा पता होना ज्यादा जरूरी था। इसकी प्रेडिक्शन पार्ट पे हम आना चाहेंगे क्योंकि प्रेडिक्शन इज मोर इम्पोर्टेंट, लेकिन फिर भी हमने तो काफी डिटेल में इसको जो है किया है। तो वर और वधु की कुंडलियों में नाड़ी दोष की क्या था वो तो आगे नाड़ियां बताई गई। देखिए वात पित्त कफ 3 नाड़ियां होती हैं, तो जो हमारी जो ये वात नाड़ी होती है तो ये जो है ना मूवमेंट की रिस्ट्रिक्शन को बताती है कि आदमी चलने फिरने में असक्षम हो जाए, या जो ऐसी वाली प्रॉब्लम्स होती है ना, पैरालिसिस, चलने फिरने में दर्द और ये सब। और जो पित्त होती है वो होती है जैसे बुखार आने वाली बीमारियां, खून निकलना, या है ना जो हीट के उसकी वजह से होती हैं, फीवर वगैरह। और कफ वाली वो होती हैं जो आपका बॉडी फैट की वजह से होती हैं, कोलेस्ट्रॉल और ये सारी चीजों की वजह से जो प्रॉब्लम्स होती हैं वो कफ नाड़ी में। तो इसमें इस पहले जब आप कूट को पढ़ेंगे थोड़ा सा आगे कीजिए, बड़ी इजीली है। 3 नाड़ियां बताई गई हैं, आद्य मध्य और अंत्य, आद्य मध्य और अंत्य 3 नाड़ियां इसमें जो है हमको जो है बताई गई हैं, और इसी आराम से ही लगनी, देखिए बिल्कुल लाइन से चल रही हैं। देखिए इसको ना तो यहाँ अगर आप ऊपर से स्टार्ट करें तो अश्विनी भरणी, फिर तो अश्विनी भरणी रोहिणी कृतिका, कृतिका के बाद भी अगर देखिए ऐसे ही स्टार्ट हो गया, यहाँ पे अश्विनी है, सेकंड में भरणी है, तो फिर कृतिका, कृतिका के बाद फिर रोहिणी भी यहीं आ जाएगा इसी नाड़ी में। 3 पार्ट्स है ना, या देखो ऐसे टेबल में देखो आप लिख के बता दीजिए मैम, समझ में नहीं आ सारा रहा लिखना है। तो बहुत मुश्किल है नीता जी, इट विल टेक मी थोड़ा सा ए बस फर्स्ट लेटर लिख दीजिए। हाँ हाँ देखिए ना अश्विनी अगर यहाँ पे है ना, देखिए आप अश्विनी और फिर सेकंड में कौन सा है, मध्य में भरणी, ठीक है, और फिर उसके बाद में कृतिका यहाँ पे है। तो अब ये कृतिका के बाद रोहिणी ऊपर नहीं गया, रोहिणी यहीं पे रहा, यहाँ से स्नेक की तरह चल रहा है रोहिणी, फिर उल्टा चलाइए, रोहिणी के बाद मृगशिरा, उसके बाद आद्रा, आद्रा के बाद पुनर्वसु यहीं पे रहेगा। मतलब याद करने की जरूरत नहीं है, 2-2 मतलब जैसे स्नेक चलता है ना, मतलब 3 पार्ट्स में मैंने सिंपल डिवाइड के लिखे, अश्विनी भरणी कृतिका, कृतिका के बाद रोहिणी ऊपर आना चाहिए था ना, ऊपर नहीं आएगा, वो नीचे से ऐसे घूम रहा है, तो अश्विनी भरणी कृतिका रोहिणी मृगशिरा आद्रा, फिर आद्रा के बाद पुनर्वसु पुष्य अश्लेषा, ऐसी चल रही है ये टेबल। जस्ट मैंने याद करने का आपको बता दिया। इन घरों में जिसके मंगल होगा, इन हाउसेस में, राशि नहीं घर, राशि कोई भी हो, ठीक है, तो वो मांग लेके
मैम 2 लेना है या नहीं, सेकंड हाउस लेना है या नहीं, क्योंकि कई जगह लेते हैं कई जगह नहीं। कई लोग लेते हैं, पर नहीं, ये 2 में तो आंशिक ही बोलते आप लोग नहीं लेते हैं? हैं। मैडम 1 4 7 लिखा है आपने ये। हाँ, इन घरों में अगर मंगल होता है ना कुलविंदर जी, तो व्यक्ति को मांगलिक कहा जाता है। भाई मांगलिक मिलान कर रहे हैं ना, तो कैसे, पहले तो पता तो करें मांगलिक होता क्या है। अगर मंगल इन घरों में विराजमान है तो वो व्यक्ति मांगलिक है। तो किसी की कुंडली में इस प्रकार की स्थिति बनती है, ऐसी कंडीशन होती है, तो फिर कहा जाता है कि वो ऐसे ही व्यक्ति से शादी करे, मांगलिक है तो मांगलिक से ही करे, ऐसा कहा गया है। उसका रीजन क्या है? रीजन ये है, देखिए अगर लग्न में मंगल है तो एग्रेशन देगा, तो अगर सामने वाला पार्टनर भी थोड़ा सा दमखम वाला होएगा अगर तो फिर तो ठीक है, नहीं तो फिर ऐसा पर्सन तो फिर दिक्कत करेगा, ऐसा कहा गया है। अलग अलग लोगों के ना अलग अलग व्यू पॉइंट्स हैं। अभी प्रैक्टिकली वैसे हमने देखिए इसके ऊपर रिसर्चेस करी थी, तो मांगलिक से तो बहुत ज्यादा तो नहीं फर्क मिला, अक्षकूट से भी तो एक जानने के लिए, जैसे ट्रेडिशनली तो यही कहा गया ना भाई मांगलिक की शादी मांगलिक से ही होती है, पर इसमें भी ना आगे मैडम इसमें ये भी तो बोल देते हैं कि 28 के बाद ये खत्म हो जाता है। आप बोलते तो हैं, बट ठीक है ऐसा। और 28 के बाद तो फिर व्यक्ति वैसे थोड़ा शांत हो जाता है ना, उतना एग्रेसिव नहीं बचता, उसको भी पता चल जाता है कि मुझे थोड़ा एडजस्ट कर लेना चाहिए, नहीं हो रही है मेरी शादी, मेच्योरिटी आ जाती है। मैच्योरिटी आ जाती है ना, तो वो उस पॉइंट ऑफ व्यू से है। पर ऐसे कोई वैनिश नहीं हो जाता, कोई भी योग जो कुंडली में बना वैसे हुआ कह है सकते हैं ये कि जैसे ठीक है नहीं, 28 के बाद कर दो। तो नहीं नहीं, लेकिन क्या है जो योग कुंडली में बना हुआ है अनिता जी, पूजा जी, वो तो रहेगा ना, वो उसको थोड़ी ना मतलब ठीक है वैलिडिटी थोड़ी कम हो जाएगी, लेकिन सैंक्टिटी उसकी थोड़ी कम हो जाएगी, लेकिन वो रहेगा तो सही। ऐसा तो नहीं है कि गायब हो जाएगा, ऐसा तो नहीं है। ऐसा कहा गया है कि अगर किसी मांगलिक व्यक्ति की शादी किसी गैर मांगलिक व्यक्ति से कर दी जाए तो उसका जो रिजल्ट्स होते हैं अच्छे नहीं होते आपसी रिलेशनशिप के लिए, वैवाहिक जीवन के लिए, और घातक साबित होते हैं। कई लोगों को तो ऐसा भी मानना होता है ना, भाई लड़की मांग लेके है तो ये हस्बैंड के लिए बड़ा दिक्कत है और उसकी डेथ भी दोनों हो में से सकती एक है। बीमार रहता है, ये सही है बात, हाँ, बिल्कुल सही दोनों है। में से एक बीमार रहता है, वो उसको हेल्थ पॉइंट ऑफ से तो काफी खराब माना है। और जो अगर लग्न में है मंगल, केक के लग्न में है, तो क्या है, वो जो शांति और खुशहाली को डिस्टर्ब कर देगा, हैप्पीनेस को खराब कर देगा व्यक्ति की। चौथा घर भी आप देखो, जो घर भी लिए गए हैं ना, हेल्थ, पहला घर हेल्थ पर्सनालिटी वो चीज, चौथा घर क्या है, डोमेस्टिक एनवायरनमेंट, घर का सुख शांति, वहां पे मंगल बैठ जाए तो अच्छा तो नहीं है। सप्तम भाव शादी का घर, अष्टम भाव से शादी की वो वैलिड उसको देखा जाता है ना, तो सप्तम से दूसरा है तो बुरे प्रभाव डालता है। 8वें और 30वें का विचार आयु के लिए किया जाता है ना, तो अब 8वें घर में मंगल बैठा है तो फिर वो शॉर्ट लिव्ड वाली बात हो जाती है। और 12वें में है तो फिर मतलब जो एक्चुअली जो बेड प्लेजर्स देखे गए हैं, जो हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप देखा गया है, बेडरूम प्लेजर, वो 12वें से देखा गया है, तो वहां मंगल बैठता है तो वो खत्म कर देता है। तो वो फिर इसलिए इन 5 घरों को ना, इसलिए इनको खराब कई जगहों पर, स्पेशली साउथ इंडिया में भी और कई जगहों पर दूसरे को भी, क्योंकि वो कुटुंब का घर होता है, उसमें भी मंगल की स्थिति को अच्छा नहीं बताया गया। बट जो मैं 12th में जैसे जैसे अफेयर्स देखिए के इसमें साफ हिसाब साफ से लिखा हो हुआ भी जाएंगे। है जी, 12th में क्या अफेयर्स के हिसाब से होगा, कैसे मतलब खराब आपस में करेगा नहीं हो वो? पाएगा ना रिलेशनशिप। अच्छा, क्योंकि मेलेफिक है वहां पर तो वो रूइन कर देखो ना, देगा। 12वां भाव जो होता है ना, वो सप्तम से छठा भी होता है, तो उसका उसका हानि करता है, उसका लॉस करता है, और शत्रु फिर बन जाता है। शत्रु बन जाता है। और जो वैसे आप देखो तो ये पंचम से भी अष्टम होता है, बच्चे में दिक्कत होती है, फिर रिलेशनशिप ही नहीं होता तो फिर दिक्कत आती है। 12वें भाव का मंगल जातक के लिए चौतरफा बहुआयामी संकट उपस्थित करता है। मतलब वो जो है ना, उसको बेसिकली कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स, 12वें का मंगल अच्छा नहीं बताया गया वैसे भी। अब ये इसमें भी दिया हुआ है, देखिए कुछ विद्वानों का मत है कि दूसरे में भी अगर मंगल होता है तो वो भी उसको मांगलिक ही मानते हैं, मंगल दोष उत्पन्न करता है।
पर हमने तो इसको दूसरे को तो अवॉइड ही किया है। और मंगल दोष के ना बड़े सारे ना परिहार हैं, बड़े सारे इसके कैंसिलेशन हैं, बहुत ही सारे। अब मैं इनको रीड करना स्टार्ट कर देती हूँ, आप नोट बना लो या बुक में मार्क कर लो। हिंदी बुक से हम आज रीड कर रहे हैं, 74 नंबर का पेज है। मांगलिक दोष का परिहार हो जाता है, मतलब एक्सेप्शन हो जाता है। ये ऊपर लिखे है ना, ये वर्सेस लिखे है ना, ये बृहत्पराशर पूरा शास्त्र से लिए गए हैं। मांगलिक दोष का परिहार हो जाता है यदि मंगल इन भावों में, इन राशियों में हो। मेष राशि में अगर प्रथम भाव में हो मंगल, तो लग्नेश होके लग्न में हो जाता है ना, तो फिर ऐसे को मांगलिक दोष नहीं कहते। धनु में द्वादश भाव में हो, धनु राशि में द्वादश भाव में हो, मतलब 12th में, समझ रहे हैं आप? मैं बना देती हूँ, ठहरो। एक्सेप्शंस बना रही हूँ मैं। अगर पहले घर में एक्सेप्शन तो बहुत सारे हैं, तो आपको करने पड़ेंगे। और मैम ये भी तो होता है ना कि जैसे मार्स के साथ किसी और कॉम्बिनेशन को, जैसे शनि का या कुछ इस टाइप से कैंसिल कर बात देता आए है। नहीं अनीता जी, अच्छा, अभी पहले परिहार करते हैं, फिर देखते हैं कि जैसे कभी कभी परिहारों में ही वो आ जाएगा ना कि अगर किसी के वो जो आप बात कह रही ना, वो एक्सेप्शंस में आ जाएगा कि अगर किसी के 7वें घर में मंगल है और दूसरे के 7वें घर में शनि है, तो दोनों में ही नेगेटिव प्लैनेट है ना, तो उसमें वो परिहार कह देंगे। परिहार कह देंगे तो मतलब वही है ना कि कॉम्बिनेशन ठीक है, एक्सेप्शन हो गया। या फिर इस 8th साइन में, 8th राशि में यहाँ पे आ जाए मंगल 4थे घर में, ये मैंने लिख दी है। वृष राशि में सप्तम में आ जाए, तो बहुत टाइम सॉफ्टवेयर से ही हो पाता है ये, इतना मतलब टाइम लग जाता है, वरना मैम ये तो टाइम वेस्ट है और सब लिखा हुआ ही है। सब लिखा हुआ है, इसीलिए तो मैंने नहीं देखिए वो करा, क्योंकि Yes, हमारी ma'am. क्लास इंपॉर्टेंट है। और फिर ये चीजें तो मतलब आप सब कोई वो तो है नहीं, देखिए सब कर सकते हैं, मेरे को भी वही करना। हाँ, लेकिन मैम मेरा कहने का ये मतलब था कि जब आप थोड़ा सा बस उसको जो दूसरे वो तो मैं प्लैनेट बता ही के रही हूँ साथ अनीता जी, कॉम्बिनेशन मैंने है। स्किप तो हाँ, कोई भी चीज नहीं करी, एक भी कूट स्किप नहीं किया। करे तो हमने सारे ही डिस्कस है, बल्कि हमने तो डिटेल में ही लगा ही दी है क्लास। या लेकिन नहीं ये नहीं आप ठीक है, ये रीड तो करके हाँ। रखते ना, किताब से रीड करके रखते तो ये हमारा फटाक से हो सकता था। दिस इज व्हाट आई मीन। क्योंकि देखिए इस चीज को आप प्लीज समझें, आप सभी लोग, कि समय लिमिटेड है, समय अनलिमिटेड नहीं है हमारे पास। अब जो प्रैक्टिस करना वो रह जाएगा। आधा घंटा 1 घंटा तो हम एक्स्ट्रा बढ़ा सकते हैं, बट फिर मेरी भी लिमिटेशन है ना डिस्कस करने की। तो दशा सिस्टम और 2 क्लास डिस्कस कर ले, बट दिस कोर्स इज अबाउट इंट्रोडक्शन टू दशा सिस्टम, नॉट परफेक्शन इन दशा सिस्टम। ट्राई एंड अंडरस्टैंड दिस। है ना, देखिए जो प्रैक्टिकल है वो सुनने में थोड़ा अजीब लगेगा, पर यही सच है कि सिर्फ 2 क्लास में दशा सिस्टम बता के आप उसमें एक्सपर्टीज नहीं बन सकते। एक्सपर्टीज तभी बनेंगे जब उन रूल्स को जो कराया गया उनको आप भी पढ़ें, उनको बार बार करें। उनको मैंने आपको पहले ही कहा था, तब तक एक्सपर्टीज नहीं आएगी मेरे से पूछ के या किसी भी से पूछ के, तभी आएगी जब आप किसी अपने मिलने जुलने वाली हॉरोस्कोप्स को लें और उन पे अप्लाई करके नोट करें कॉपियों में। तो ये एक है। अभी मांगलिक दोष का परिहार हो जाता है यदि मंगल मेष अथवा कर्क राशि में चतुर्थ भाव में हो। यहाँ पे उच्च का होता है, देखिए उच्च का होता है, स्वराशि होता है। यहाँ पे अगर मंगल 1, 4, 8 में हो, इसका मतलब तो भी परिहार हो जाएगा। मांगलिक दोष का परिहार हो जाता है यदि मंगल द्वादश भाव में, मंगल बुध अथवा शुक्र की राशि में स्थित हो। द्वादश भाव में मंगल की राशियां कौन सी होती है? 1, 8। ये ना एक्चुअली देखिए बहुत ज्यादा है, इसको प्लीज आप लोग रीड थ्रू कर लीजिए, है ना। बुध की राशियां 3, 6, शुक्र की राशियां 2, 7, इनमें अगर स्थित हो तो भी जो है उसका परिहार हो जाता है। लास्ट वाले पढ़ लेते हैं जो बहुत अच्छे हैं। ये देखिए जो इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बता दूं, ऐसे सब मैं एक बार रीड कर देती हूँ। मंगल दोष का परिहार हो जाता है यदि मंगल बृहस्पति या मंगल राहु अथवा मंगल चंद्रमा की युति हो। एक एक वैसे प्लैनेट के साथ आ गया तो भी हो जाता है। मांगलिक दोष का परिहार हो जाता है यदि सभी शुभ ग्रह केंद्र और त्रिकोण में हो और सभी अशुभ ग्रह 3, 6, 11 में हो। एक चीज हमेशा नोट करिएगा, ये हमेशा 8 और 12 को खाली रखवाने की कोशिश करते हैं।
8वां घर और 12वां घर खाली रखवाने की कोशिश की जाती है एक आइडियलिस्टिक कुंडली में। और हमेशा अब देखो अशुभ ग्रहों को 3, 6, 11 में बिठाने की कोशिश की जाती है जब किसी न्यूबॉर्न के लिए निकालते हैं। और सारे शुभ ग्रह अगर केंद्र में, तो वो कुंड पत्री अच्छी हो गई ना, उसमें खाली मांगलिक दोष से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसलिए परिहार बता रहे हैं। मांगलिक दोष का परिहार हो जाता है यदि सप्तमस्थ मंगल पर बृहस्पति की दृष्टि हो। सप्तम में बैठे मंगल पर अगर बृहस्पति की दृष्टि हो तो भी परिहार हो जाता है। ये लास्ट वाले पढ़िए जो अनीता जी, जिसको आप भी कह रही थी ना कि ऐसा भी होता है, वो ये दे रखे मैम सप्तम में क्यों, अगर कहीं पे भी जुपिटर देखिए देख मुझे ले। इसका कोई जवाब नहीं अनीता जी, ये रूल्स है। नहीं, वैसे मैं पूछ रही हूँ कि वैसे मतलब इन प्रैक्टिकली आपने देखा होगा दृष्टि बेनिफिट दे रही है ना, 7वें भाव को गुरु गुरु की ने देख दृष्टि लिया तो तो गुरु बचा नहीं, लेगा। ये मतलब है, लेकिन अगर 7वें भाव को भी और मंगल को भी अगर गुरु देख ले, आपसे मैं प्रैक्टिकली पूछ रही हूँ आपके एक्सपीरियंस से जो आप करती हैं, जब मैं तो आप बता रही हूँ ना कि भाई बिकॉज गुरु जब देख लेते हैं ना, गुरु और शनि में ना एक तो आप डिफरेंस है। मानती है ना इसको? क्या? हाँ, परिहार आपने तो होता देखा ही है है। ना ये कि सब मतलब प्रैक्टिकल गुरु लिखे ने हुए हैं। देखिए मेरे कहने नहीं कहने से नहीं है, जब आप सॉफ्टवेयर से निकालते हैं ना तो वो एक्सेप्शंस कैलकुलेट करके तभी बताता है कि मांगलिक कंपैटिबिलिटी कैसी है। मैं उसी से देखती हूँ। सॉफ्टवेयर से जब हम कैलकुलेट करते हैं ना, वो लास्ट में लिखता है स्कूट में इतने नंबर मिले, किस स्कूट में कितना कितना मिला। मैं भी आपको दिखा दूंगी एक मैचिंग है, और फिर मांगलिक कंपैटिबिलिटी कैसी रही, मांगलिक दोष का परिहार हो गया कि नहीं हो गया, वो सब लिख के बताता ही है। नहीं, वो करना आता है एस्ट्रोसाइज में, लेकिन बात पूछ रही थी आपके एक्सपीरियंस की मैं। तो वो वही तो मैं आपसे कह रही हूँ, बिकॉज गुरु की दृष्टि पड़ गई तो इसलिए अच्छा कहा जाता है उसको कि भाई वो गुरु बचा लेगा, उतना खराब नहीं करने देगा मंगल को, घर को। तो मैं कह रही थी गुरु और शनि का एक डिफरेंस आप नोट कर लीजिए। शनि का कल मैंने आपको बताया भी था, शनि जहां देखता है वहां खराब करता है और अपने घर को प्रोटेक्ट करता है। शनि जहां पे होता है, सारे मतलब जो बड़े बड़े लोग रहे ना उनके लग्न में शनि होता है, डिले तो करता है लेकिन क्या है, वो अपनी पर्सनैलिटी को, अपने व्यक्तित्व को बनाए रखता है। तो सैटर्न जहां होता है, वो हमने कहा था ना, जो मेलेफिक बंदा होता है, जो खराब व्यक्ति होता है, वो उसके घर को तो कोई हाथ नहीं लगा सकता। वो जहां देख ले तो व्यक्ति कहता है ना, अभी तो खराब व्यक्ति की हमारे उस पर दृष्टि पड़ गई, अब तो बचना मुश्किल है। तो वैसे ही उनका भी स्टेटस होता है कि ये जो है शनि जहां देखता है वहां खराब करता है। गुरु का ऑपोजिट होता है, जहां बैठता है ना वहां इतने कोई खास फल नहीं देता है, क्योंकि सौम्य प्लैनेट है, सबके लिए एक बराबर इनका, तो सबके लिए इनका एक बराबर इनका व्यू पॉइंट रहता है। तो गुरु जहां बैठते हैं वहां कोई खास फल नहीं देते, बल्कि जहां दृष्टियां जाती हैं गुरु की 5, 7, 9, वहां ज्यादा बढ़िया फल मिलते हैं। तो इसीलिए इस वाले केस में भी अगर मंगल पे दृष्टि आ रही है तो ये बहुत अच्छी बात है। ये लास्ट वाला इंपॉर्टेंट है। यदि एक साथी की कुंडली में मंगल दोष हो परंतु दूसरी साथी की कुंडली में राहु, मंगल या शनि तीसरे, छठे या 11वें में बैठ जाए तो फिर मंगल दोष का कोई महत्व नहीं रह जाता, क्योंकि ये व्यक्ति भी तो स्ट्रांग है ना, इसके में भी तो मेलेफिक प्लैनेट 3, 6, 11 में बैठ गए। ओके। और मांगलिक दोष का परिहार हो जाता है यदि मंगल मकर राशि में सप्तम में हो अथवा मीन राशि में अष्टम। वो गुरु की राशि अष्टम में क्या वजह से होगा ऐसा, ये फिक्स्ड है। देखिए चीजें इनमें लॉजिक बनाने के लिए मैं कुछ लॉजिक बता दूं, कोई और कोई लॉजिक बता दे, बट ये तो लिखी हुई है, तो शास्त्रों से मिली है एज इट इज।